हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको मैं देख के बहुत खुश हूँ और आई फील वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने अपना स्पेशल टाइम निकाला समा पॉडकास्ट के लिए। वरना तो पता नहीं, हम तो बस सोच रहे थे कि कब मुमकिन होगा और वो यहाँ पर होंगे मौजूद। तो सो फाइनली ही इज़ हियर टुडे। मैं एक ऐसी शख्सियत की बात कर रही हूँ, कैसे रिस्पेक्टेबल नाम की बात कर रही हूँ। अगर बात की जाए पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की, तो पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री उनके बगैर नामुकम्मल है। अगर हम उनका नाम ना लें तो पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री कंप्लीट ही नहीं होती। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मॉडल्स, द मॉडलिंग्स एंड एवरीथिंग, तो वो किंग मेकर है। वो टॉप के मेल फीमेल मॉडल्स के किंग मेकर है। उनको बनाने वाले ही वो है। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर खावर रियाज की, ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हालात ठीक नहीं, पर मैं ठीक हूँ। हालात तो कभी ठीक नहीं हो सकते मिस्टर खावर, हालात नहीं ठीक हो सकते, बस हमें मूव ऑन करना पड़ता है, चलते रहना है। अब आप देखें आगे जाके 8 फरवरी को इलेक्शंस है, लेकिन आपकी तैयारियां, आपकी जो फीमेल मॉडल्स हैं और मेन मॉडल्स को जो आप बना रहे हैं, वो तो चलता ही रहेगा। एक पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री तो नहीं रुकने वाली, वो तो चलती रहेगी, क्योंकि उसके साथ आप एसोसिएटेड है और उसको बनाने वाले भी आप हैं। मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे ये बताइए कि आप को खुद किसने ग्रूम किया इनिशियली जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे थे? तो आपको ग्रूम करने वाला कौन था, या आप खुद से ही ग्रूम हुए? अगर आप विजुअली कहें कि मुझे ग्रूम हुआ हूँ, तो एकेडमिकली तो मैं ग्रूम नहीं हुआ। मतलब एकेडमिकली आई वाज वेरी पुअर और दैट वाज नॉट दैट मच इम्प्रेसिव। बट ऑफ कोर्स बहुत से जो असल एजुकेशन है, जिसमें जहालत ख़त्म हो जाती है, वो है जो आप ज़माने के साथ साथ जब चलते जाते हैं और इतने सारे लोगों को मिलते हैं, तो आपके अंदर जो रियल एजुकेशन है वो आ जाती है। बिल्कुल। और लोगों की समझ आ जाती है। आप विजुअली स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं और आपको गेम की समझ आ जाती है कि, और आप देखते ताड़ लेते हैं कि रोला किधर है और कैसे ठीक होना है। तो कई दफ़ा स्विच ऑफ करना पड़ता है और आपको इसके लिए रिएक्ट नहीं करना पड़ता। हाँ। मुझे तो किसी ने ग्रूम नहीं किया। मैं असल में अपने कंफर्ट जोन में रहा हूँ हमेशा। मैंने जो मेरा हुलिया होता है मैं उस तरह चलता हूँ। मेरे इर्द गिर्द की दुनिया जो वो बदल जाती है और वही मेरा फोटे है और वही मेरी पर्सनैलिटी, जिससे लोग समझ जाते हैं कि इसके दिमाग की डायरेक्शन क्या है और ये किस तरह सोचता है। और असल में ये जो इर्द गिर्द फसाड क्रिएट किया हुआ है, असल में कहानी ये है, वो कहानी। तो मुझे लगता है कि मुझे क्रिटिसिज्म ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, क्योंकि जो तारीफ़ होती है वो आपका दिमाग बंद करती है, और जब कोई आप पे तनकीद करता है तो आप अगर गौर से मुड़ के सुनते हैं और उससे एनालिसिस करते हैं, तो कई जगहों पे आपका दिमाग जाग जाता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको जगाते हैं, और वही असल में आपकी वहाँ से एजुकेशन स्टार्ट होती है। बिल्कुल, ये तो है। जैसे कहते हैं ना कि उस दोस्त से बेहतर दुश्मन है जो आपको सच कह दे या आपको क्रिटिसाइज कर दे, तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट की जो स्पेस है उसको ज़रा ज़्यादा स्पेशियस कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि किस क्रिटिसिज्म ने, इफ़ यू लुक बैक इनटू योर पास्ट, सबसे ज़्यादा आपको हिलाया, या आप उसको जब आपने क्रिटिसिज्म को आपने लिया तो इमोशनल हो गए? मैं कुछ अरसे बाद अपने ही काम को देख क्रिटिसाइज़ खुद ही करना शुरू कर देता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पे रह रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, और लेकिन मैं एक अलग ही तरह की कोई ब्रीड हूँ। तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं खुद ही अपने आप को देख रहा होता हूँ, और कुछ अरसे बाद मुझे अपना काम जहर लगने लग जाता है और दिल करता है कोई नयापन हो। अच्छा, सारा जितना भी काम कर रहा होता हूँ मैं अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता हूँ। इसमें मेरा ताल्लुक ये नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, उनका क्या रिएक्शन होगा। मुझे मतलब किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। मुझे लगता है मैं अपने किसी डोमेन के अंदर हूँ और अपनी एक बनाई हुई दुनिया के अंदर हूँ, और वही मेरा लाहौर है और वही मैं हूँ। तो उसके इर्द गिर्द बाकी सारे किरदार चलते रहते हैं। लाइफ जो है वो एक स्टेज ड्रामे की तरह मेरे साथ चल रही होती है। मुझे हर दफ़ा आई एम बेसिकली चेंजहॉलिक, तो शुगर अल्कोहलिक नहीं हूँ। तो वो ये सही है, चेंजहॉलिक इज फाइन। हाँ, वो उससे बड़ा नशा है। तो वो जो चीज़ है ना, वो आप चेंज करते रहते चीज़ों को, उससे क्या होता है, लोगों की जो अटेंशन है वो आपकी तरफ बढ़ती रहती है कि अब नया क्या है, अब नया क्या है। हालांकि कोशिश ये नहीं होती कि लोगों को दिखाया जाए। मैं अपने आप को अपने आप से अलग करके दिखा रहा होता हूँ सारा कुछ, और वहीं से जो मुझे क्रिटिसिज्म मैं खुद से करता हूँ। हालांकि दुनिया समझा रही होती है, लेकिन मुझे अकल नहीं आती जब तक कि मेरे दिमाग खुद कोई फैसला ना कर ले। ये सही है ना? सो बेसिकली यू ट्राई टू इवैल्यूएट योरसेल्फ एंड दैट्स अ गुड थिंग।
दैट्स अ Sort गुड of. थिंग। हाँ, मुझे ये बताएं कि चेंजोहॉलिक से तभी आप अपने जो घर है उसको रेनोवेट करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, इज दैट ट्रू? नहीं, 6 मंथ कोई पीरियड नहीं है, मतलब मुझे बैठे बैठाए अचानक मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है जैसे फ़लाँ चीज़ जो है इसको, ये जो दीवार है ये टूट जानी चाहिए और फ़लाँ जगह पे खिड़की टूट जानी चाहिए अच्छा, रियली इसको और यहाँ पे प्रॉपर्ली ये आप? होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए। तो फिर बस वो एक एकदम से धड़म से चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं और मैं कहीं और शिफ्ट कर चुका होता हूँ। फिर कुछ अरसे बाद वो चेंज होता है और वो फिर एक नई चीज़ बन जाती है। तो लोग जब मेरे घर में आते हैं तो उनको लगता है कि ये शायद कोई मेरे इंसेस्टर्स का घर है, हालांकि वो इंसेस्टर्स का घर नहीं, वो एक नया घर था 80s के दौर का, बल्कि 90s का। तो मैंने वो मॉडर्न सिंपल लाइन्स पे घर बना हुआ था, मैंने उसको तोड़ फाड़ करके और पता नहीं उसके अंदर इतनी चेंजेस की, तो वो उसमें इतने लेवल्स बन चुके हैं कि जब कोई आता है वो समझता है शायद ये कोई पहाड़ी मुकाम पे घर बना हुआ है या इसके लेवल जिस तरह से बने हुए हैं और ये शायद इसके कोई बाप दादा का घर है। मैंने किया है सिर्फ ये कि सिंपली मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो पुराने खिड़कियाँ, दरवाजे और रॉट आयरन का काम और वुडन वर्क जो हुआ था उनको चौकी करके अपने घर में विद मॉडर्न गैजेट्स उसको फिक्स किया। और वो जब आप आएँ तो आपको ऐसा लगता है जैसे कहीं आप कहीं स्पेन में किसी कंट्री साइड पर ओल्ड ग्रैनीज हाउस में चले जाते हैं। नाइस। तो आपको एक ऑर्गेनिक फील आती है, कई लोगों को स्पिरिचुअल फीलिंग भी आती है। सो जो ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल है मैं उसके बहुत करीब हूँ और मुझे वो हर चीज़ में नज़र आता है। आई डोंट लाइक कॉन्क्रीट वाला जो स्ट्रक्चर है या जो भी है, तो जो लेट्स से कि आप कहें कि जी दुबई, तो मुझे इस तरह का कंस्ट्रक्शन मुझे अगर मुझसे कोई पूछे कहाँ रहोगे तो मैं शायद टस्कनी वाली साइड पे चला जाऊंगा, इटली सही हो में, गया, या फिर ठीक स्पेन है। में कहीं जो अंदलुसिया की बेल्ट्स थी उधर चला जाऊंगा। हाँ, मुझे एथनिसिटी से प्यार है और मुझे लगता है उसमें कि मेरी रूह फंसी हुई है। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। वो जितना आर्टिफिशियल और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स होंगी, वो जो मैं जब भी किसी घर के अंदर जाता हूँ तो मैं उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता हूँ और सोच रहा होता हूँ कि इसमें ये चेंज होना चाहिए। तो कई दफ़ा सही है। लोग सोए होते हैं और सुबह उठते हैं तो पता फिर चलता है देखते हैं कि चेंज यहाँ हो से एक गया। दीवार गायब है, यहाँ से एक खिड़की गायब है, और एकदम से मिस्टर खावर रियाज ने रेनोवेट कर दिया घर अपना। असल में and एक it's changed. एक इटालियन मिथ है कि अगर आप बहुत कहीं स्टेगनेंट हो गए या आप डिप्रेशन में हैं, अच्छा, ठीक है। तो आप अपने घर को चमकाना शुरू हाँ, कर दें तो psychologically आप भी एक अच्छी चीज़ है। नए इंसान बन के आ हाँ। जाते हैं और आपकी नई उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतनी आप चेंजेस करते हैं तो इतनी चेंजेस के लिए ऑब्वियसली बजट भी चाहिए होता है, तो इतने एक्सपेंस और इतना खर्चा कैसे कर लेते हैं? इसके लिए कोई भारी भरकम बजट नहीं चाहिए होता। अब आपको पता होता है कुछ दुकानें हैं कबाड़ खानों में या इधर उधर कुछ जगह हैं जहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप उनको, वो टूटी फूटी होती हैं बेशक, तो आप उनको जोड़ कर तोड़ कर और उसको एक नई शक्ल दे देते हैं, तो वो एक नई शक्ल में सामने आती है और वो पुरानी भी लग रही होती है, नई भी लग रही होती है। कई दफ़ा दरवाजे पुराने लेकर उसके अंदर मैं पुरानी टाइलें लगा देता हूँ, कहीं उसके बीच में मोज़ैक का काम लगा देता हूँ, कहीं रोट आयरन काम, जैसे कोई गैलरी थी पुरानी तो उसके कुछ पीस टूटे पड़े हुए थे वो उठा लाया, या किसी टाइल मतलब शॉप ठीक पे है, हाँ। वेयर हाउस में टाइलें पड़ी तो उनको जोड़ के कोई मोरक्कन स्टाइल के पिलर्स मैंने आर्टिस्टिक खड़े तरीके किए। से यूटिलाइज करते हैं चीज़ों को। तो उसमें इतना Already. बजट नहीं लगता, सारी बात समझ के कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। सो मेरा थोड़ा सा बड़ा रफ सा स्ट्रक्चर है, जितना भी है वो ऐसे लगता है जैसे हाथों से बनाया गया है। अगर आप कोई विजिट लेकिन करें, मजदूरी, मतलब किसी की हेल्प भी तो, हेल्पर्स भी तो रखते होंगे ना, हु इज सबसे बड़ा जो मजदूर और मिस्त्री होता है ना, मैं खुद बना होता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है जैसे इनको समझ नहीं आ रही जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे दीवारें हैं तो वो आते हैं, वो समझते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं तो ये कैसे लगे, तो फिर मैं उनको कह दो ना इसको ठोकें थोड़ा सा। जब वो उसको नॉक करते हैं तो अंदर से पॉलीथीन वाली वो आती फीलिंग, मतलब वो पैकिंग फॉर्म लगा होता है जिसको स्टेंसिलिंग करके मैंने बड़े बड़े पत्थर बनाए थे, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से मैंने हाथों से खुद से यूं हाथ फेरता अच्छा, गया, ठीक है। तो वो लगे जैसे कोई बहुत पुराने कोई पत्थरों वाले। विंटेज लुक दी होती है आपने, ठीक हाँ, है। जैसे मेरा एक बेडरूम है उसको मैंने पूरा कोई केव वाली लुक दी हुई है, नाइस। लेकिन वो सारा असल में उसके साथ ही किया हुआ है। और डार्क सा नहीं, डार्कनेस से तो मुझे नफरत है। मैं तो जब सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं नश्तर पार्क में लेटा हूँ, मतलब इतनी लाइट होती है मेरे घर में। और निश्तर पार्क। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि ये कैसा घर है कि सुबह उठो तो अंधेरा नहीं होता, रोशनी होती। मतलब मुझे रोशनी से प्यार है। मुझे, अच्छी बात है। मैं अगर कहीं कमरे में रोशनी हो तो मैं दीवारें तोड़ना शुरू कर देता हूँ कि अंदर रोशनी आए। नहीं, अच्छी बात होनी चाहिए। मुझे बड़ी बड़ी विंडोज अच्छी लगती हैं, मुझे व्यू अच्छा लगता वेस्ट है। ओपन और इस तरह से ओपन, ठीक है। हाँ, व्यू होना चाहिए। तो मुझे ये बताया, चेंजोहॉलिक से क्या आप खतरनाक सा एक सवाल है,
चेंजोहॉलिक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर्स को तो ऐसे नहीं चेंज करते, दिल भर गया फिर 2 महीने बाद कोई और पसंद आ गया, फिर 3 महीने बाद कोई और, ये ना ये खतरनाक चीज होती है, इतना नहीं चेंज करना चाहिए अपने दिल को. डू यू गेट स्टिक टू वन पर्सन और नॉट? I am stick to only one person and that is me. ऑल राइट, यानी कि यू लव योरसेल्फ एंड देयर इज नो लाइफ I am पार्टनर इन योर लाइफ. single और मैं सिंगल ही रहूँगा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रोज़ मुझे नए चेहरे देखने की आदत है तो मैं एक चेहरे से उकता जाऊँगा. नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना. अभी कभी होता है ना कोई लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ आप अपनी दिल की चीजें शेयर कर सके, कोई इमोशंस होते हैं, कुछ भी हो सकता है. सो यू लिव, सो व्हाई टू टेक बीइंग अलोन एंड सिंगल? ये फीलिंग आपकी होगी, मेरी नहीं है, क्योंकि आई एम अ डिफरेंट यू आर पर्सन. वेरी डिटरमिंड. No. आगे कोई इरादा नहीं बदलने आई एम वाला. नॉट डिफिकल्ट बट आई एम डिफरेंट. हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है. ये अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. बात ये कि मैं ये जो बच्चे और साथ में औरत और इस तरह एक भंवर सा होता है जिसमें आप ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, वो मेरा कभी भी वो नहीं रहा. मतलब आपको रुझान नहीं रहा? नहीं, मेरे दिल ने कहा मैंने वो किया. जो मुझे खुदा ने मेरे अंदर चीज़ डाला, मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे ऐसे उड़ना है और दुनिया को देखना है. अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई हुई है. मैं नहीं चाहता कि मुझे पीछे से कॉलें आए और ये खत्म हो गया, फलां खत्म हो गया, वो हो गया, वो अच्छा, हो गया. मतलब you feel like it's bit of a chaos to है, you know. ठीक है. नहीं, थोड़ा baggage सा होता है. मैं अपनी पसंद के रिश्तों में रहना पसंद करता हूँ. मतलब मेरा ये कि मैं ब्लड लाइन से ज्यादा ऐसे चलते चलते लोगों को उठा के घर ले आता हूँ और उनके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देता हूँ. और वो आपके साथ रहते हैं बाकायदगी से, बहुत खुशी से pay रहती back? है. वो मेरा मसला नहीं कि पे बैक हो. असल चीज़ है कि आप उनको देख देख के खुश हों और उनको ग्रूम करते जाएं. और आपको अच्छा, कितनी लड़कियां लड़के मेरे घर आते हैं और पूरे पाकिस्तान से आते हैं. इवन अब बलूचिस्तान से मैंने बुलाना शुरू कर दिए. तो वो जो है ना, बच्चे शुरू में आके हैरान परेशान होते हैं. वो दुनिया उनके लिए अलग होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको मुझसे मोहब्बत हो जाती है और उनको अपने घर से ज़्यादा सुकून मेरे घर में मिलता है. तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को ग्रूम किया? ऑब्वियसली यू आर द फर्स्ट एंड अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सनालिटी जो कि ग्रूम करते हैं मॉडल्स को, ट्रेन करते हैं, उनका करियर बनाते हैं, उनको एक मुकाम तक पहुंचाते हैं. और आज तक पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए तो टॉप के मेल और फीमेल मॉडल्स जो है सिर्फ आपकी वजह से है. यू एक्चुअली gave them a push as a catalyst. तो कभी कोई छोड़ के गया या किसी ने छोड़ दिया हो आपको, बाद में लाइन चेंज कर ली हो? नहीं, मैंने कोई किसी के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजारनी होती. बच्चे आते रहते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं, उड़ जाते हैं. जैसे एक मदरसा होता है, इवन आपके अपने पाले हुए बच्चे जो होते हैं वो एक ना एक दिन अपना मुकाम तलाश करते हैं, फिर उन्होंने उड़ना होता है. तो ये तो दुनिया का एक दस्तूर है. दे स्टे इन टच विद यू या बिल्कुल ही नहीं, दे ऑलवेज स्टे इन टच विद. अगर फर्ज कहीं कोई गलती करके गया है और उसको आगे जाके कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि नहीं, वो सही थे और उन्होंने हमारे लिए बिल्कुल सही सोचा था. शायद उस तरह माँ बाप भी नहीं सोचते. तो क्योंकि मैं बच्चों को उनकी जो नफ्सियात है उनको पढ़ रहा होता हूँ, मैं उनकी एज पे चला जाता हूँ, तो मुझे हर चीज़ समझ आने लगी. लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए किसी ऐसे मॉडल का जो वो बन गया है, परवान चढ़ गया है, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, फिर उसने आपके साथ एक जो कॉन्टैक्ट नहीं रखा, तो जैसे हो सकता है देयर कुड बी एंड देयर वुड बी, आई गेस. तो फिर आपको कैसा फील होता है जब आपको कोई छोड़ के चला जाए? बिल्कुल मुझे कोई फीलिंग नहीं होती, क्योंकि ये एक मैंने अपने दिमाग को समझाया हुआ है कि उसकी वजह ये है कि एक जाता है 10 और आ जाते हैं. मतलब यू आर कीपिंग तो नजरें जो है ना वो हर वक्त नए नए नज़ारे देखती रहती हैं. तो उसके बाद वो आप कहते हैं अच्छा ओके फाइन गो. तो मुझे ये बताए, किसके चेहरे पे आपने अपने हाथों की सफाई आजमाई सबसे पहले? मैंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा. मतलब मुझे, मैं पहली बात करी, फर्स्ट इन योर लाइफ एवर. आई हैव नो आइडिया. मेरा ख्याल मेरी याद करें ना, बचपन में अगर जाएं तो शायद मेरी आंटियां होती थी जो फैमिली में, ममानियां, खाला, मेरी नानी सोई होती थी, तो मैं इनको मेकअप थोपना शुरू कर देता था. नहीं थी वो फिर चुप रहती थी. दिखाया जाता है कि आप नींद में हैं तो आप नींद में रह गए. मेरी अम्मी की जो कॉस्मेटिक का सामान था उसकी शामत आई रहती थी, दीवारें भर जाती थी उनसे, लिपस्टिक से पूरी तस्वीरें बन रही होती थी. मार भी पड़ती थी, लेकिन उस दौर में लोगों को समझ नहीं आती थी. उनके लिए फिर डॉक्टर, इंजीनियर और CSSP ऑफिसर बनना ही सब कुछ था. अब शायद लोगों को समझ आने लग गई कि नहीं, जाहिर है देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स और लाइंस एज वेल. एक्सपोजर की बात है. बिल्कुल. पहले लगता था कि सिर्फ 3 फील्ड्स हैं जो एक मेल पर्सन है वो उसमें जा सकता है, कि नहीं, अब तो चीज़ें डिफरेंट है. मुझे ये बताएं कि सबसे पहला प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? कोई पहली ऑफर आपको याद हो या पहला प्रोजेक्ट या किसी ने आपको कॉल की हो? जब आप एक रास्ते पे चल पड़ते हैं
तो ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं वो आपको टच करना शुरू कर देती हैं। अब वो कहते हैं ना कि आप बस चलते जाएं। और लेकिन आपको अपना कोई पहला याद होगा ना, जैसे कि आपको अपना पहला पे चेक याद होगा, पहला रोल होता है, पहले पैसे कितने कमाए आपने मेकअप इंडस्ट्री में, जब आपको आई फाइनली थिंक लगा कि हाँ, मैंने I can पोर्टफोलियो pursue। बनाने से स्टार्ट लिया था कि पोर्टफोलियो में मैं लोगों को ज़रा डिफरेंट करके दिखाता था। वहीं से मुझे मेकअप की आदत पड़ी, Nice। वहीं से मुझे हेयर कट की आदत पड़ी, और मैं अपने स्टाइल से बाल काटता था, अपने स्टाइल से मेकअप किया करता था। तो वो जो एक इंडिविजुअलिटी थी ना, वो उसने मुझे एक अलग पहचान दे दी, और वो मेरा अपना एक स्टाइल था। तो आई थिंक फैशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आपका अपना एक स्टाइल होता है वो कभी ख़त्म नहीं। नहीं, ऑब्वियसली वो मैंने हर जगह सुना है। आप तो मतलब माशाल्लाह, यू डू अ वंडरफुल हेयर स्टाइलिंग, मेकअप एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे ये बताएं, 90s से अब तक की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में जितनी भी मॉडल्स आई हैं, उनमें कौन सी बेहतर है जो कि आपके मॉडलिंग क्राइटेरिया के मुताबिक उतरती है? मैंने जब जिस दौर में काम किया, कराची की कुछ फीमेल मॉडल थी जो बहुत लंबी लंबी थी, मतलब अब हाइट की लड़कियां नहीं आती, वो जो क्लास देखी थी वो उसके बाद मैंने नहीं देखी। कौन सी हाइट होगी मैक्स? उनकी 5'10", 5'11". और कब की बात करें, 90s की आप? मैं 90s की बात करूँ, अर्ली 90s की कोई है। नाम याद हो आपको? हाँ जी, बीबी आलिया लतीफ़ थी, फिर सोनिया मिन्हाज थी, फिर लूलू थी, और फिर इसी तरह रीज थी, इरज थी, और मानूर बलोच के साथ भी उन दिनों मैंने काम किया था जब वो एज ए मॉडल काम कर रही थी। फिर उसके बाद वनीज़ा अहमद आ गई, जो आज भी मुख्तलिफ चैनल्स पर काम कर रही हैं एज ए डायरेक्टर, कोरियोग्राफर। सो लेकिन अब मैं देखता हूँ तो एक पूरा डरबा है जिसमें बहुत सारी फीमेल मॉडल्स हैं। मतलब अब तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ आ रही हैं, लंबी हैं, टॉल, मतलब टॉल आ रही हैं, और उनको पहले से एक्सपोजर है चीज़ों का। तो अब जो है ना, मैदान भर गया है, और बहुत सारे फोटोग्राफर देख रहा हूँ जो बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट देख रहा हूँ, स्टाइलिस्ट देख रहा हूँ, आर्ट डायरेक्टर्स देख रहा हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, सेट डिज़ाइनर। मतलब इस फील्ड ने कोरोना के बाद बहुत तरक्की की, जब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई थी। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि आपके मुताबिक सिर्फ मुझे उनका बताएं जो आपके मॉडलिंग क्राइटेरिया के मुताबिक उतरती हैं। वैसे तो बहुत आ गई, बेशुमार वो आ सारी गई जो हैं। मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो सारी मेरे क्राइटेरिया। और बाकी जो अब आजकल चल रही हैं, यू डोंट थिंक दे फॉल इनटू अ परफेक्ट मॉडलिंग क्राइटेरिया, राइट? ऑब्वियसली दे कुड। नहीं है, बहुत सारी हैं। मतलब उनके साथ जब काम करो पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ मॉडल, मॉडल। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं तो एक परफेक्ट मॉडल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें? एनर्जी होनी चाहिए, और एनर्जी होनी चाहिए, कैमरे को फेस करना आना चाहिए, कैमरे को फ्लर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, कैमरे पे चढ़ जाए बिल्कुल, और वो बिल्कुल कोई डेथ फिश ना बन जाए, ठीक है, कि मैं अपना काम छोड़ के उसको पोज करना शुरू कर दूं। मेरे साथ तो ये बहुत दफ़ा हुआ है ना कि मैं अपना काम छोड़ के उसको पोज, फिर वो एक चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है और काम में भी इफेक्ट डालता है। लेकिन अब आदत पड़ चुकी हुई है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यूज टू हो जाती हैं, फिर वो परवाज पकड़ती हैं अपनी। उतनी देर में फिर नई लड़कियां आ जाती हैं, नए लड़के आ जाते हैं, आते रहते हैं लोग। इन सब में किसी ने बहुत ज़्यादा इरिटेट किया हो इस जर्नी में, तंग किया हो, मतलब आप हो गए लाइक आई एम सो फेड अप, कोई नाम लेके मुझे बताएं। बहुत सारी थी, मतलब मैं किसी एक का नाम ले नहीं सकता। 3-4 मतलब का ले लें। मेरा तो वो हाल है कि मुझे क्या कहते हैं, चांद पे जाना है, जिसने मेरे साथ चलना चले, नहीं जाना तो रिक्शा लेके वापस चला जाए। रिक्शा वापस आएगा चांद से नीचे? नहीं, रिक्शा उस तरफ जा रहा है, चांद पे तो जो सफर है वो खूबसूरत है, पहुंच गए तो पता चले चांद जो है वो एक धब्बा सा है। लेकिन कोई तो होगी जिसने आपको ज्यादा इरिटेट किया, पता चल रहा है। आई कांट टेक वन नेम, मतलब बहुत सारी हैं इरिटेट करती, पर मेरे लिए चैलेंज होता है। सबसे बड़ी चीज़ है चैलेंज को लेना ही, तो मेरा सबसे बड़ा कमाल है कि मैं एक मुर्दा है उसको जिंदा करना, मतलब उनको शुरू में ये कहना कि लाश इधर देखो, लाश उधर देखो, इस्तगफार। इस तरह से। मेरे माइंड में आ रहा है एक लड़की लेटी हुई या कोई लड़का लेटा हुआ मुर्दे की तरह, आपने फिर उसको मॉडल बना दिया, कुछ ज्यादा टफ हो गया ये क्राइटेरिया। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम अक्सर मैंने ऐसे लोग पकड़े जिनको शायद मॉडलिंग के बारे में पता ही नहीं था, हाँ, और वो करना भी नहीं चाहते थे। आया सामने कोई और, पीछे से देखा कोई और, तो उसको पकड़ा जाके, क्योंकि वो मेरी नज़र में मुझे अच्छा लगा। बाकी रे मैंने सोचा है ग्रूमिंग है वो तो मैं कर लूंगा जिस तरह भी होगा। सही है, वो तो आपकी आर्ट है ना, दिस इज व्हाट यू व्हाई यू आर बीइंग। आपने बिल्कुल सही कहा, वो मेरा आर्ट है। हाँ, मैं तो इसको बिल्कुल आर्ट है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट की तरह अपनी पेंटिंग को देख रहा था, बाहर की दुनिया उसको किसी और नजर से देख रही है। तराशना, उसको उसमें से कोई चीज निकालना, दिस इज कॉल्ड
व्हाट इज और फिर ये होता है कि आर्टिस्ट जो होता है अपनी बनाई हुई चीज पे आशिक हो जाता है। अच्छा मुझे ये पता है अभी आशिक का मेरे कान में कुछ वर्ड आया और आपको पता है जहाँ की प्यार की बात हो रही है तो मैं वो जाने नहीं देती आसानी से। तो कभी किसी को बनाते बनाते आपका दिल आया हो किसी पे? अब ऐसा नहीं हो सकता कि ना आया हो। जब आप किसी चीज को क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है और फिर आप उसके लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक है। ये वो खुदाई सिफ्त है जो अल्लाह ताला में भी है कि वो अपनी बनाई हुई चीज़ों पे आशिक हुआ होता है और जब हम उस चीज़ को एडमायर करते हैं तो वो आपका हो जाता है। तो वही जो एक, मैं तो खैर उसका ज़र्रा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाहर की दुनिया उसको किसी और नज़र से देख रही होती है उस तमाशे को, लेकिन वो एक जो आर्टिस्ट होता है वो अपनी पेंटिंग को थाम के बैठा होता है, वो कहता है इसको हवा ना लगे, ये ना हो, और उसके लिए अच्छा सोच रहा होता है। तो इस तरह से जो सीन जो ना चल रहा होता है क्योंकि आपको उस पेंटिंग को प्रिजर्व करने की आदत पड़ चुकी होती है। सही, आपने ना वो फादरली फिगर और प्रोटेक्शन वाली बात कर दी है तो बस ठीक है, यू आर एक्चुअली राइट, ऐसा होता है। तो फिर अब अगर एक चीज ताजमहल बनी हुई है तो आपकी कोशिश होगी ना उसके जितनी भी फैक्ट्रियां उनको हटा दिया जाए ताकि वो पीली ना हो और उसकी खूबसूरती वैसे रहे। सही है, गुड है। अब कितने बच्चे आते हैं जो अच्छी शक्लें होती हैं लेकिन सिगरेटें पी पी के या ड्रग्स या कोई भी चीज़, उनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, अगर उसको थोड़ा सीधा कर दिया जाए तो अचानक से अंदर से ग्लो और एक नूर निकलता है, तो पता चलता है ये एक अच्छी नस्ल के लोग थे लेकिन इन्होंने अच्छी मतलब जो इनका लाइफस्टाइल उसने इनका बेड़ा गर्क किया। तो मुझे ये बताए जो इस तरह से आपके पास आते हैं ड्रग एडिक्ट्स या सिगरेट नहीं, ड्रग एडिक्ट नहीं होते, मतलब ड्रग से मुराद है कि वो आते भी हो सकती हैं जो ड्रग की तरह चेंज करते हैं, उनकी आदतें कहीं पे लेसन होती है। मैं उनको इंस्पायर करता हूँ जिसके बाद वो चेंज कर देते हाँ, हैं ये क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। इंस्पिरेशन देना सबसे बड़ी ताकत होती है। इट्स अ गुड थिंग ना कि दे चेंज देमसेल्फ एंड दे। सबसे पहले तो मैं सिगरेट बंद करवाता हूँ और मोबाइल से दूर करता हूँ, अच्छी आदत है ना। और सुबह उठ के भागने की आदत डालता हूँ, नमाज की आदत डालता हूँ, वेरी गुड कनेक्शन, और फिर उसके बाद कच्ची खुराकों पर डालता हूँ और फिर उनको वही सिखाता हूँ जो पहलवान के ज़माने में करते थे और हमारे यहाँ लंबे चौड़े नौजवान निकलते थे और लड़कियां जो लंबी चौड़ी होती थी जिनको देख के लगता था हाँ ये लाहौर का हुस्न। राइट। अच्छा मुझे ये बताएं कि सेल्फ ग्रूमिंग किस एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपने मॉडलिंग करियर में आना है, या वैसे भी? अगर वैसे भी करनी तो अगर आप खुद इस गेम को जानते हैं तो आप पे जिम्मेदारी आती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रूमिंग शुरू कर दें, मतलब उनके अंदर मैनरिज्म डालें और उनके चाल ढाल, ये वो उठना बैठना, इवन खाना कैसे, जो किस ज़माने में लखनऊ की तवाइफें करती थी और लोग छोड़ के आते अपने बच्चे। अब मुझे लगता है इस सोसाइटी में सिर्फ मैं ही रह गया। आपने कहा कि खाली में ही अकेले रह गए, तो क्या आप अपने आप को लखनऊ की तवाइफ से कंपेयर कर रहे हैं? आई थिंक जो क्वालिटीज उन औरतों के अंदर थी वो किसी में भी नहीं थी, मतलब उन जैसी शायरा, उन जैसे अच्छे खाने पकाने वाली, उन जैसे अदब अदाब, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो क्या उनका प्रोफेशन है, और जो वो हर टॉपिक पे गुफ्तगू करती थी, जो एक इंसान में अदा होनी चाहिए वो उनके अंदर थी, और वो मैनरिज्म को और हाउसकीपिंग को जितना वो फन जानती थी वो कोई, इसी वजह से लोग अपने बच्चे उनके पास छोड़ के जाते थे क्योंकि वो बेसिक जो तरबियत देती थी, एक होता है पालना, एक होता है तरबियत देना, तो वो उसको तरबियत देती थी बच्चों को। उनके अलग उनकी एकेडमियाँ बनी होती थी जहाँ वो आती थी और सारा हिस्ट्री से लेकर शायरी, उर्दू वगैरह सब कुछ उंडेलती थी उनके बच्चों के अंदर। गुड, मुझे नहीं आइडिया था ये, वैसे इट्स अ गुड इंफॉर्मेशन फॉर मी एज वेल। तो अगर वो वाली तवाइफ आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं फिर ऐसी 100 तवाइफें मेरे अंदर। वो वाली तवाइफ आप 100 बनने के लिए राजी हैं, ऑल राइट, अब ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि तवाइफ अगर वो प्रोस्टिट्यूट के रूप में है तो फिर नहीं, लेकिन अगर वो रहनुमाई के रूप में, मतलब उसका वो जो एक अलग पार्ट है जिसमें वो एक ट्रेन होके सामने आई, क्योंकि आदमी जो है वो, मुझे लगता है कि जैसे एक आम औरत से मुतासिर नहीं होता जितना एक अदा मारने वाली औरत से इम्प्रेस होता है। अच्छा, औरत की असल ब्यूटी उसकी शायद उसके स्किल्स में भी है, उसकी अदाओं में है, अदाएं, एक्शन, एक्सप्रेशन, स्टाइल, मिस्ट्री। यस, शी हैज टू बी मिस्टीरियस लिटिल बिट। आदमी को जो चीजें अट्रैक्ट करती मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब हर कोई वहीं पे ढूंढना शुरू हो जाता है। अगर औरत बहुत ज्यादा किसी चीज की तहकीक में लग जाती तो वो अपनी अहमियत खो देती है। अच्छा, तो देखा यहाँ से बात निकल आई ना, आई वॉन्ट टू बी सिंगल, मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, वो तो चलो ठीक है रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी नजर में ये जो क्राइटेरिया है, हाउ हु शुड बी अ वेरी डेलिकेट एंड ग्रेसफुल वुमन? आई थिंक मेरी बहुत अच्छी औरतों से दोस्तियां हुई हैं, और अगर आप कभी उन दो औरतों से मिले तो आपको समझ आएगी कि मैं उन औरतों को क्यों पसंद करता हूँ। एक तो उनमें मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी देखी
और उनको मैंने अपनी स्किन से प्यार करते हुए देखा। मतलब उन्होंने वो नहीं था कि जी मेरा फेयर कम्प्लेक्शन हो जाए या मुझे ये लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए। पर पर्सनैलिटी जो औरत की है ना, वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ नहीं है। अगर एक औरत का कॉन्फिडेंस और उसके जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, वो उसका स्टाइल होता है। और आपने वो भी तो कहा कि वो मिस्टीरियस होनी चाहिए। बिल्कुल मिस्टीरियस, क्योंकि लड़ना Mysterious से झगड़ा shady? नहीं, शेडी नहीं। मिस्टीरियस का मतलब है कि आप अपने आप को फुली ओपन क्यों कर रहे हैं, आप हर बात पे रिएक्ट क्यों कर रही हैं। आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको बहुत सी चीज़ों को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो उससे आप जो मिस्ट्री होती है ना, एक कहते हैं ना कि एक खिड़की होती है जो पूरी नहीं खुलती, उसका आधा पट खुलता है आधा नहीं खुलता, तो वो एक मिस्ट्री क्रिएट करता है और वही अट्रैक्शन होती है। जब दोनों चीज़ें खुल जाती तो फिर कौन देखता है। गॉट इट? आई गेट इट। एनीवेज हम आगे चले तो बेहतर है। मुझे ये बताइए नहीं, कि हम यहाँ से भी आगे चल सकते हैं। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि मॉडलिंग में यूजुअली मैंने लड़कों की देखी है हाइट 6 और मे बी 5'11", 5'10". लड़कियों की जो मैं देखती हूँ, अब पता नहीं लास्ट डेकेड में था कि दे वर हाइटेड, लेकिन जब मैं लड़कियों की बात करती हूँ अब तो हाइट पे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। नहीं, बीच मुझे लगता है में जैसे सब भर्ती होती जा रही नहीं, है। डू यू थिंक दैट्स फेयर? नहीं, क्या पहले चक्कर है? लंबी लड़कियां आ रही थी बहुत ज्यादा, बीच में बतखें आना शुरू हो गई। बतके? हाँ, पता चला जी वो एक डक भी बीच में Alright. रैंप के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब आप ये जो बतख है जो भी है, आप ये किसको कह रहे हैं, शॉर्ट हाइटेड को या हेल्दी को? मिजेड। अच्छा ठीक है। मतलब ठीक है, वो भी इंसान है तो उनके लिए अलग से कोई, मे बी वो एड्स में अच्छी आती हो, मे बी वो अच्छी एक्ट्रेस हो, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, जिसका काम उसको सांझे वाली बात है। ऑल राइट। नहीं, जहाँ पे वो फिट इन होती है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो रैंप पे जब आप बैठे हुए हैं तो आप इस तरह के देख रहे हैं, तो अचानक आप फिर ऐसे तो नहीं देखेंगे ना। वो एक टॉल लड़की ने मैनिक्विन की तरह कपड़े पहने हुए हैं तो वो अच्छे लगते हैं, और कपड़ों का पूरा जो है ना विजुअली आपको अच्छे लगने लग जाती है। ठीक है, सो यू थिंक देयर शुड बी अ गर्ल एज अ मॉडल इफ शी इज हाइटेड इनफ, ताकि वो एक ग्रेस एज अ मॉडल उसकी आए। अगर वो रैंप पे जाना चाह रही है, अगर वो एड्स वगैरह में जाना चाह रही है तो उसके लिए तो उसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, वो नहीं लेकिन है। मैं देखती हूँ यूजुअली बॉडी शेम का बड़ा सीन चल रहा है। आप लोग हेल्दी, जरा सी भी चब्बी हो, हेल्दी हो, तो देयर इज नो हार्म। नहीं, इंसान अब है। वो चीज खत्म होगी। अब मुझे तो नहीं लगता अब जो है ना उस तरह के लोग भी चल रहे हैं जो नॉर्मली थोड़ा सा फ्लैबी हैं, और क्योंकि ताकि नाम लेके बताया, ताकि मैंने तो नहीं आम देखी लोग अब तक। जो है उनसे रिलेट कर सकें। लेकिन मैंने तो अब तक वाकई को नहीं देखी ऑनेस्टली। नहीं, अभी कोई बड़े बड़े healthy, ब्रांड कोई ने chubby। सारे शूट किए जिसमें इस तरह की, मैंने अभी खुद भी किया, एक बिल्कुल दुबली पतली लड़की साथ उसके बिल्कुल एक उस तरह की फ्लैबी लड़की, और वो हमने किया है। फिर अभी तक शौक इस नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पे जिस मुल्क में आ गई इवन ये कि यहाँ पर वहाँ पे तो चल अब रही है। ये जो फेयर कॉम्प्लेक्शन का कॉम्प्लेक्स था वो भी खत्म हो गया है। अब Really? हाँ, नहीं। अब जो स्किन है वही दिखाई जा रही है। आप फाइटिंग गेम के एड्स देख लें, जिन एक्ट्रेसेस को लोग इंस्पिरेशन समझते वही सबसे पहले आके मुझे ये बताया ना कौन सी क्रीम है जो रातों रात आपकी जेनेटिक्स चेंज करके आपको गोरा करती है। ये एड्स तो खत्म ही नहीं हुए। ये देखें, ऐड बनते हैं अब मुआशरे के कॉम्प्लेक्सेस गलत से, है ना? नहीं, मुआशरे के कॉम्प्लेक्सेस से बनते हैं। अगर आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है तो लोगों ने तो फिर वही चीजें आपके आगे पेश कर दी ताकि उनका मार्केट फिर चले। अब अगर आप ये देख लें, इंस्टा पे जो रील्स बनती हैं, पहले वो लड़की ऐसे नॉर्मल है, फिर वो यूं हाथ मारेगी, पता नहीं उसने कौन सी बेस लगाई है कि वो। तो ये क्या कैसा कंटेंट है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि वाइट क्रीम या वाइट बेस या वाइट मेकअप इज एवरीथिंग? व्हाई देयर इज नो बैन? ये नहीं, ये बैन होगा ऐसा ऐसा। सारी बात समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, ये जहालत है कि आप अपने ऊपर इतनी सारी बेस थप के और सामने आ जाएं, बिकॉज दैट इज नॉट यू, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है। अब मुझे ये एक और चीज और मेरे पास अब जितनी ब्राइड्स आती हैं तो मैं उनको कोशिश करके उनकी जो कॉम्प्लेक्शन उसमें लेके आ रहा अच्छी बात और है। कई लोग और इनकरेज करती हैं। अब बिजनेस इज बिजनेस, जो फिर मांग रही होती है फिर उनको देना पड़ता है। ज़ाहिर सामला जो है एशियंस का, जो वीटिश लुक है, जो सामने लुक है, वो तो पूरी दुनिया में लोग उसके दीवाने हैं। मेरे ख्याल से अंग्रेज मरते हैं हमें कोई सामने नजर आ जाए, वो तो धूपों में बैठते ये हैं। तो आप कह रही ना, लेकिन कि अगर हमें अभी skin आप burn हो अपने जाए, हम skin tan हो ये जाए अभी हमारी। आप अपने भाई का कोई रिश्ता ढूंढेंगे तो गोरी लड़की ही कभी देखेंगे। नहीं, नो वे। इतने हम पढ़े लिखे तो हैं कि ऐसी चीप हरकत ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड उन माओ का, अच्छा, that's good. जिनके बेटों की It's नाक rare. यू होती है या यू होती है, या इतनी मोटी आईब्रोज होंगी, या बीच में से वो ये यहाँ से भी कुछ नहीं होगा। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू जनरली व्हाट आई हैव सीन अराउंड। अपने बेटों को नहीं देखती, लेकिन बहू चाहिए खूबसूरत, सुशील, फ्लॉलेस स्किन। व्हाई भाई, प्लीज यू गाइस रियली नीड टू वेक अप। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब तो आसानी ये हो गई कि लड़के लड़कियां खुद ही अपने आप को पसंद करके इधर से ले आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ना। अब जो नहीं पसंद करते लोग, जिनकी अरेंज हो रही है, उसमें कि व्हाई दे हैव सच
कह ले के रफ देखिए हमारे criteria? यहाँ इतना अरसा गौरव ने जब हुकूमत गौरव की ने? तो लोगों ने उन्होंने Very बड़ा bad. कॉम्प्लेक्स डाल दिया लोगों को, और वो क्योंकि वो उन्होंने तबकात बना दी, उन्होंने उनका एरिया अलग था, इन लोगों का एशियंस का अलग था, तो वो उनके अंदर ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स हुआ, उसी से फिर बांग्लादेश बना इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है। तो फिर उसके बाद लोग मतलब और नहीं ये नहीं चाहिए, ये काली हैगी है तो फलानी हैगी तो मैं काली लगती पई है, या जो भी इस तरह की बातें तो मैंने आम सुनी ना, है मैं इसमें काली लग रही हूँ। इवन मैं जब ऐसे लोगों के गिर जाता हूँ जिनमें सारे लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन के, तो ज़रा सा उनको कहो कि जी मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा टैन करूँगा जो आपके कॉम्प्लेक्शन से जा रहा है, नहीं गोरा करो गोरा करो गोरा करो, तो अब आप क्या कर सकते हैं। अफसोस। लेकिन काफी हद तक ये बदल रहा है अब बदल रहा आई है। होप सो ये बदल रहा है, लेकिन आई टेल यू, आई स्वेयर, जितनी मैंने पढ़ी लिखी खवातीन देखी है जो अपने बेटों का रिश्ता देख रही थी, लिटरली इनसिक्योर तो बेचारियां हैं ही, लेकिन मुझे लगता है इन पर आजमाइश है। वो इस चक्कर में अपनी आखिरत भी खराब करती हैं, जिंदगी में भी अपना बेटा भी वो स्क्रू करती हैं, और उन लड़कियों के साथ भी ज्यादती करती हैं। सांवली दिख जाए, बाल इतने हो, हाइट इतनी हो, यहाँ पे तिल क्यों है, या यहाँ पे क्यों नहीं है, या फ्ला है, मतलब दे आर जस्ट डूइंग समथिंग व्हिच इज क्वाइट अनफेयर। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताती तो वैसे काफी चेंज हो रहा है। आई स्वेयर नहीं मुझे मैं डील करता होगा हूँ तो मुझे बताइएगा। नहीं मैं डील कर रहा हूँ इन चीज़ों के साथ। अब ये देखे ना कि हमारे यहाँ अब सारी मॉडल जो है वो डस्की आ रही हैं, तो हाँ, हम वो उनके ठीक है ना, हम वो उनके अच्छा लगता है। कॉम्प्लेक्शन को नहीं उस तरह दिखा हाँ, रहे। अच्छी बात है। बल्कि मैं तो बेस ही नहीं लगाता, मैं कहता हूँ तुम्हारे मुंह में वैसे अच्छी इतना बात, ग्लो देयर है। इज नो नीड। मैं आपको ये बताने की थी कि अब आप ड्रामों को देख लें, बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो या बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर हो, वी डोंट केयर वो कितने एक्सपोजर में है कि नहीं। अब आप ये देखिए, वहाँ पे जब सर्टन क्लास दिखाई जाती है ना, कि एक अमीर लड़की अपने उसमें से निकली है, ड्रामा चल रहा है, एक गरीब दिखाई, अब गरीब को क्या कपड़े पहनाए हुए हैं, प्रिंटेड, और उसका मेकअप क्या है उनके मुताबिक थर्ड क्लास। अमीर निकल रही है सिल्क के कपड़ों में, मेकअप उसका फ्लॉलेस। फिर जो वो ऐसा ऐसा अमीर होती है, कोई लड़का मिल जाता है, वो उसका चेंज आता है, तो उसके कपड़े रातों रात चेंज हो जाते हैं। मतलब डू यू गाइस आर पोर्ट्रेइंग टू द सोसाइटी कि अगर कोई आम इंसान, हम सब मिडिल क्लास है, सब ऑल आर इक्वल, ये आम मतलब आप लोग ने मेकअप में भी क्लासेस डिफाइन करना शुरू कर दी अच्छा ड्रामा आप में। मुझे राय दे रही हैं या मैंने इंटरव्यू कर रही मैं हूँ? आपसे राय भी ले रही हूँ, आपका इंटरव्यू भी कर रही हूँ, और आपसे ये बात अपना गिला भी कर रही हूँ। मैं मुझसे गिला करना बनता नहीं, क्योंकि मैं मैं आप चाहती हूँ आप चेंज करें ये चीज़ नहीं मैं society चेंज में। कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ चेंज। हम लोग बल्कि सारे फोटोग्राफर, सारे मेकअप आर्टिस्ट वो अब इस चीज़ को पसंद नहीं करते यही मैं हैं चाहती हूँ कि आपके हम थ्रू कोई जाए भी पैगाम। फॉल्स लैशेज या फॉल्स किस्म के चेहरे को उस तरह से बना दें कि वो कोई और लगे। अब तो फेस का जो कैरेक्टर है वो हमारे लिए ब्यूटी है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ना। देखिए मेरा यही गिला है, यू आर द वन नहीं, हु इज लोग लीडिंग द नहीं, पाकिस्तान जब फैशन तक इंडस्ट्री। नहीं, मैंने बताया ना कि कॉम्प्लेक्सेस औरतों में हैं, और उसी से फिर उन कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ के जो Change कंपनियां करना होती हैं जरूरी है, हाँ। वो फिर बिजनेस खड़ा करती हैं। ठीक है कि जी फेयर एंड हाँ जी, लवली fair या इस lovely, तरह, हाँ जी। या फेयर एंड ग्लो बन गया, उसको चेंज कर दिया ताकि लोगों पे बुरा ना गुजरे। नहीं होना चाहिए ना। आप है ना माशाल्लाह, यू आर द वन हु इज लीडिंग द मैं पाकिस्तान आप फैशन यकीन इंडस्ट्री। करें, हमारी ये आप बात करी, मेरे पास लड़के आते हो तो उनकी जबों में से भी ये फेयर लवली वाली क्रीमें निकल आती हैं। देखिए ना लोगों हालांकि रंग गोरे होते हाँ। हैं, सन वो लगाए होते हैं, क्या कहते हैं वो जो सन ब्लॉक लगाए होते हैं, तो मैं वो सबसे पहले तो बैगों में से वो कच्चा Very निकाल के good. बाहर फेंकता हूँ, और वो कहता हूँ धूप में जाके लेटो, ये विटामिन डी और कैल्शियम है, इसको पकड़ो। देखिए तभी तो आपके बनाए हुए मॉडल्स जो टॉप है माशाल्लाह, फीमेल मेल, उनका पता चलता है, वो आपका नाम लेते हैं, वो आपको एज अ मेंटोर समझते हैं, और आज तक आपका नाम माशाल्लाह इंडस्ट्री में है। क्यों ना हो? क्योंकि यू आर द वन हु इज ब्रिंगिंग देम अप, ग्रूमिंग देम। क्योंकि हम लोग, मैं खास तौर पे उनको एजुकेट कर रहा होता हूँ। देखा ये है तो। ठीक है ना? आगे ना फिर डिफरेंस कि आप जो educate हेल्दी करेंगे, हाँ। हेल्दी स्किन, ग्लोइंग हाँ, स्किन होना very जरूरी good. है, बजाय इसके क्या, क्योंकि इनर हेल्थ इज आउटर ब्यूटी, बिल्कुल। बजाय उसके क्या ऊपर से कुछ चीज थोपे हैं। नहीं तो मैंने बहुत से लोगों की, इवन जो पठान मेरे पास अक्सर आते हैं, सॉरी टू से दैट, उनके पास भी वो चीजें निकल आती हैं कि जी मैं उनसे कहते तेरा बाप दादा लांदा सी तो तू क्यों लांदा पिया, ये शैम्पू की यूज कर रहे हो, या ये कंडीशनर की यूज कर रहे हो, या ये तुम सीरम की यूज कर रहे हो, या ये जो जेल है फेस वॉश वगैरह हम लोगों ने तो यूज किए, तुम्हारे Men बाप की दादा grace ही खूबसूरत नहीं थे, उन्होंने तो वो जिस साबुन से कपड़े धोए उसी से मुंह धो के वो बाहर जरूरत ही निकल नहीं आए। है, बिल्कुल यू आर राइट, जरूरत ही नहीं है। अब ना यू आर सेटिंग एन एग्जांपल। आप कितने मतलब रिस्पेक्टेबल हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, लेकिन आप खुद जीरो मेकअप कई या लड़कियां- जीरो हेयर स्टाइल के साथ बैठे हुए हैं। जी, यू जी। आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ। कई लड़कियां आती हैं तो मैं ऐसे कहता हूँ, सुनो तुम पहले इतनी खूबसूरत हो तो मैं ये और लिपा पोती तुम्हारे पर क्यों करूं, ये ज्यादा तो बेहतर है एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवा लो, हाँ जी। दैट्स इनफ। अच्छा मुझे बताइए, लेकिन अब आप देख लेना, आदत इतनी जल्दी तो नहीं जाती अनटिल अनलेस कोई ऊपर से कैंपेन चल जाए। हमारी जो ब्राइड्स हैं
उनको इतना वाइटनिंग ऑब्सेशन क्यों है? मतलब व्हाई यू, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये ऑब्सेशन डाला जाता है बचपन से, वो उसी ऑब्सेशन के साथ बड़ी होती हैं। और उनके अंदर फिर ये देखे ना कि स्किन को ख़राब करने वाली चीज़ें, मैं हालांकि स्किन ट्रीटमेंट्स वगैरह नहीं करता, जैसे वो फेशियल्स करती हैं उल्टे सीधे, वो ट्रीटमेंट लेती हैं, ब्लीच लगता है, उसके मरकरी होती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो स्किन को डैमेज करती हैं, पोर्स को ओपन करती हैं। तो मैंने उनको समझाता हूँ, मेरे पास जब ब्राइड्स आती है तो मैं उसको महीना पहले पूरा डाइट प्लान देता हूँ कि तुमने इस पे चलना है। वेरी गुड। ठीक है, ये करोगी तो तुम्हारे ऊपर ग्लो आएगा और तुम्हारी एक हेल्दी स्किन नजर आएगी, तुम्हें बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे मुंह पे जो पिंपल निकले ये भी खत्म हो जाएंगे। आपने इतने एक्ट्रेसेस को तैयार किया है, इतना उन पे मेकअप नहीं, आपने इतनी एक्ट्रेसेस तैयार की है, तो मुझे बताएं इनमें सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका किन के साथ रहा? मेरा एक्सपीरियंस मिनाल खान के साथ बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि मैंने उसका मेकअप नहीं किया और उसको खड़ा कर दिया, तो कहती कि आप शूट नहीं स्टार्ट कर रहे, तो जबकि मैं शूट में स्टार्ट कर चुका हुआ था, वो बस खड़ी थी और मैं खींचता जा रहा था, बाल उसके उड़ते जा रहे थे। जब पिक्चर्स आई तो वो कहती कि मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैंने कहा आपको ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मैंने उसकी, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर मेकअप थोपता तो वो एक पक्की औरत लगती, तो वो उसमें ही इनोसेंस लग रही थी। और वो कहती मुझे इतना अच्छा किसी ने दिखाया, तो मैंने कहा क्योंकि तुम यू डोंट नीड मेकअप आर्टिस्ट, तुम्हारी स्किन वैसे ही ग्लो कर रही है जो तुम्हें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली है। हाँ, ये तो है। और फिर उसके बाद उसने मेरी बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट दी मुझे, और फिर जितनी भी एक्ट्रेसेस थी मेरी कोशिश होती थी कि उनको मेकअप ना किया जाए, तो अगर किया जाए तो इस तरीके से किया जाए कि वो बस इन्हेंस कर जाए उसकी जो ब्यूटी है ना, तो सुनती हैं और बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। नाइस। मुझे ये बताएं कि जिनको आपने तैयार किया उनमें से किनको मेकअप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं? एक तो आपने मिनाल खान का नाम लिया, और कौन है जो नेचुरली ही प्यारी है, उनको जरूरत ही नहीं है? वैसे तो सारी हैं, क्योंकि उनकी जो कई डस्की हैं बीच में, जैसे अभी एक सोनिया, क्या नाम है उसका, सोनिया रिजवी, हाँ उसके साथ मैंने काम किया, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, बड़ी उसकी कोई एंग्लो इंडियन शक्ल थी, और वो कम मेकअप, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन इतना स्ट्रांग था कि मुझे लगता है इसको अगर मेकअप लगाया तो वो इसकी पर्सनैलिटी के बरखिलाफ होगा। हाँ, ये भी होता है। और कौन ऐसी हैं जिनको मेकअप सूट ही नहीं करता? बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो फैसलाबाद से आती हैं, गुजरावाला से आती हैं, या जो बड़ी लोडेड होती हैं और उनको ज़रूरत नहीं होती मेकअप की, पता नहीं वो फिर क्यों कर रही होती हैं, और वो एक फ़र्ज समझ के रोज़ आती हैं और ढेरों ढेर मेकअप करवाती हैं, लैशेस भी लगवाती हैं। मतलब कई दफ़ा लगता है कि जैसे ब्राइड वो है, ये नहीं है जो ब्राइड के साथ आती है अक्सर। बस जज्बाती होकर तैयार होना। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन ऐसी है जिनको मेकअप आते नहीं करने? होंगे ना जिनको नो हाउ ही नहीं है, हाउ टू कैरी देमसेल्फ विद द मेकअप ऑन देयर फेसेस। हाँ वैसे, लेकिन है कोई तो होंगी ना? बहुत सारी है जो मेकअप जिनको नहीं आता, लेकिन उनको ये पता होता है कि उन पे क्या सूट करेगा। नाम नहीं लिया आपने, मैं किसका नाम लूं? जिनको नहीं आता, कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसको आपने तैयार किया लेकिन अब तो तमाम एक्ट्रेसेस को मेकअप करना आ गया, क्योंकि वो सेटों पे रोज रोज जाती आती है, तो उनको समझ आ जाती है इस चीज की। सही है। अच्छा, अगर हम बात करते मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मदिया शाह के साथ था, जब मैंने पूरा पेंटेड फेस साफ किया, और उसके बाद लाइट सा मेकअप, उसको एक हॉलीवुड स्टार की लुक दी, तो वो उससे मुझे काफी ज्यादा ना पहचान मिली थी। क्योंकि सब जो फोटोग्राफर थे वो उस वक्त रीमा, नीली और इस तरह की जितनी मशहूर एक्ट्रेसेस थी उनके पीछे पड़े थे, तो मैं उस तरफ गया था अगेंस्ट ऑल ऑड्स कि मैं इनको पकड़ता हूँ। आपने रीमा को कभी तैयार किया? बिल्कुल किया। रीमा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और रीमा ने जिस तरह वक्त के साथ अपने को ग्रूम किया, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है, तो कोई ऐसा ट्रेंड जो सबके सब फॉलो करे लेकिन आपको नापसंद है? बिला वजह लाउड हो जाना। लाउड एज इन व्हाट सेंस? मतलब ऐसे कपड़े और चीजें पहन लेना जो फ्लैशी हैं और सूट नहीं कर रहे, और बिला वजह के बाल बने हुए हैं, बिला वजह के मेकअप हुए हुए हैं, मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी को किल करे, जबकि पता भी है कि इनको एक अच्छी सी चादर की जरूरत है, सिंपल सा कुर्ता हो, और अच्छी जूती पहनी और अच्छा बैग पकड़ा, बस वो काफी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वेडिंग सीजन जैसे स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या लगता है, आपको एडवाइस दें जितनी भी अभी शादियां होनी है, जो लड़कियां दुल्हन बनेंगी, उनके लिए आप क्या एडवाइस उनको करते हैं? मैं उनको पहले तो ये एडवाइस करता हूँ कि आपने किसी किस्म का स्किन ट्रीटमेंट नहीं लेना, आपने एक ख़ास डाइट है उसको फॉलो करना है, ये जंक फूड खाना बंद करना पड़ेगा आपको, और ये फूड पांडा से
ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। ये तो है, ये तो है। इट्स किलिंग आई सी एवरीबॉडी, क्योंकि लड़कियां रातों को बहुत चीजें मंगवा के खाती हैं और वो lazy। बहुत नुकसान देती हैं। हाँ, ये तो है। और इसके अलावा मैं उनको एडवाइस कर रहा होता हूँ कि वो उनको क्या लुक सूट करेगी, किस तरह का उनको मेकअप चाहिए। सुन तो लेती हैं उस वक्त सारा कुछ, हाँ बिल्कुल सही कहें, लेकिन एंड टाइम पे ये भी लगा दें, वो भी लगा दें, बस आदत एंड पे वही चीज बन जाती है। हाँ। वो जो एक कहते हैं ना 2 रुपए वाली गुड्डी। सही है। अच्छा मुझे अब ये बताएं, ड्रैग क्वीन, सॉरी ड्रैग क्वीन। ऑल राइट। अच्छा ये कॉन्सेप्ट का मुझे नहीं आइडिया वैसे, लेकिन ठीक है। ड्रैग क्वीन का मतलब है कि जो बाहर जो एक ये जो फेमिनेट लोग होते हैं वो अपने आप को औरत जब बना के तैयार करते हैं तो वो ओवर द टॉप जाते हैं। ऑल राइट, आई गेट इट नाउ, थैंक यू सर। मुझे अब ये बताएं कि माशाल्लाह इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव थिंग जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, एंड यू आर ऑल्सो कटिंग ऑफ द नोशन एंड ब्रिंगिंग समथिंग एज अ ट्रेंड सेटर। आपने अपने हेल्पर्स जो हैं घर में, जो जैसे कह दें कि ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनको जगह दी हुई है। और नहीं, मेरे घर में कोई ट्रांसजेंडर नहीं है। आर यू श्योर? नहीं, एक्चुअली आई हर्ड कि हैं और आपने उनको दिया हुआ, तो इट वाज अ वेरी इम्प्रेसिव थिंग। नहीं, ट्रांसजेंडर नहीं थे। वो बच्चे जो कहीं ना कहीं फेमिनेट थे या थोड़े से उस तरह के थे, सिस्सी टाइप, तो एक ही बात है, वो आते थे मेरे पास क्योंकि उनके घर वाले उनको जगह नहीं देते थे। तो मैंने उनको काम सिखा दिया, उनकी आज जिंदगियां बन गई, अपने अपने सैलून खोल के बैठे हुए, तो भी याद करते मतलब यू गिव देम अ स्पेस ना, जब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती तो आपने उनको जगह दी, उनमें से उनका। मुझे असल में जो है ना सब कुछ अच्छा लगता है। मतलब अगर कोई बंदा इस तरह का है भी तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि आप खुसरा बन जाएं। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप तवाइफ का एक रूप धार लें। आपको अल्लाह ताला ने, आप इंसान हैं, आप काम करें, यू आर नॉट ब्लाइंड, यू आर नॉट, आपके हाथ पांव नहीं टूटे हुए, आप काम करें, काम से ही नाम है। और किसी ने आपको रोका नहीं, ये जरूरी है कि आप एक औरत का रूप धार लें। तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, जो सांस लेता है वो जानदार है। अपने आप को इज्जत दें। हाँ। जो अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको बनाया, अगर मर्द बनाया तो फिर जो अगर आपके अंदर औरत है तो ठीक है, उस औरत को किसी और तरह के काम में इस्तेमाल करें, लेकिन अपने आप को बिला वजह एक औरत ना बनाए। बिला वजह नहीं, अगर आप हैं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपना एक रिस्पेक्टेबल। और अगर आप वाकई ट्रांसजेंडर हैं, जो कि नहीं है हमारी सोसाइटी में, वो तो कई लोग तो जबरदस्ती बने हुए हैं, तो अगर आप वाकई हैं तो मैं क्या समझता हूँ, जो ट्रांसजेंडर होता है ना, तो वो तो फिर जो जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है, वो तो वलियों के करीब होता है। उसके अंदर तो कोई बुराई की सन, वो कहाँ मेकअप करते हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे आप मदीना मुनव्वरा चले जाएं, वहाँ पे जितने भी इस तरह के लोग हैं, वो वहाँ पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, झाड़ वहाँ पे हिफाजत कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द। बिल्कुल ठीक है आपने। मुझे ये बताएं कि महरीन सईद को आपने एक दफ़ा डांटा था, क्या ये सच है? महरीन सईद को मैंने डांटा, मैं किसी और को डांट रहा था, वो मुझे रोक रही थी, फिर मैंने कहा छोड़ो मुझे। महरीन सईद बहुत अच्छी दोस्त है, एक बहुत अच्छी इंसान है। आई थिंक जिस तरह उसने अपने आप को ग्रूम किया है, वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है तमाम लड़कियों के लिए। सही है। तो फिर कोई जो जैसे लोग कहते हो उन्होंने उसको डांटा, फिर जान के कंट्रोवर्सी बनाती है, सो यू गाइस वर ऑन द सेम पेज कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो मेरा ख्याल हमारे में इतनी दोस्ती है कि वो मुझे भी डांट सकती है, मैं भी उसको डांट सकता हूँ। आई सी, अच्छी बात है। अच्छे दोस्त डांटते हैं एक दूसरे को। मुझे ये बताएं, अहमद भट्ट का जो मिस अमेरिका के एक्स हस्बैंड भी हैं, उनका क्या वाकया है? क्या उनका क्या था? डिड यू ग्रूम हिम अप एज अ मॉडल और समथिंग, या उनको आपसे क्या शिकायत थी? ऐसा सच कुछ नहीं, बच्चा है वो, मतलब बच्चों वाली बातें तो एक लेवल तक लोग करते हैं, फिर उसके बाद नहीं करते। बट ऐसा सच मुझे कोई शिकायत नहीं इससे। मतलब वो मेरी उन बच्चों में से जिनको मैंने ग्रूम किया और इस स्टेज तक लेके आया। उनको आपसे कोई शिकायत हो सकती है, और अगर किसी को आपसे शिकायत हो तो आप उसको गले लगा लेते हो। गले लगा लेते। ठीक है, ये अच्छी बात है, खुले दिल के मालिक हैं आप। मैं उन लोगों में से हूँ कि जो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कहीं गया हूँ तो वहाँ 10 लोग खड़े हैं, तो 10 के 10 मेरे जब कमरे से निकलो मेरे दोस्त बने हो। अच्छी बात। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे दुश्मनियाँ पालने का शौक नहीं, मैं लोगों में सुलह करवाता हूँ। अच्छी बात है। मैंने मेरे पास मियाँ बीवी आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो मैं इनको बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ, उनको जोड़ भी देता हूँ और कई दफ़ा कहता हूँ एग्जिट कर जाओ। अब जैसे एक डेट होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट डब्बे के ऊपर लिखी होती है, फिर एक एक्सपायरी डेट होती है, तो आप एक्सपायरी डेट के बावजूद आगे जा रहे होते हैं, किसका मतलब आप टॉक्सिक रिलेशन को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बेहतर आप निकल जाए उसमें से। आई सी।
यानी कि आप रिश्ते जुड़वाते भी हैं और जहाँ पे आपको चीज़ टॉक्सिक लगे वहाँ पे आप उनको कहते हैं, एक दूसरे को अल्लाह हाफिज कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, माहिरा खान हो गई, सजल अली हो गई, माया अली and Mavish Hayat, and there are so many other who are actually considered the top actresses in Pakistan industry. उनको अब अगर आप रेट करें तो आपको लगता है उनको इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को किसी तरीके से? ज़रूरत तो हर वक्त कहीं ना कहीं इंसान को रहती है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को बड़ा अच्छा ग्रूम किया। वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जिस तरह हर जगह जाके वो बहुत अच्छे तरीके से स्पीच डिलीवर भी कर लेती हैं और हर टॉपिक बोल भी लेती हैं, ये बहुत बड़ा लेकिन इम्प्रूवमेंट की कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्पेस रोज रहती है किसी ना किसी को। डू यू थिंक माहिरा को किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नहीं, मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा कैरी करे अपने आप को। सजल के अंदर एक्ट्रेस का जो एक पोटेंशियल है वो बहुत आगे जा चुकी है। माया अली को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी। मैंने कहा तुम मॉडल नहीं, तुम एक्ट्रेस हो। और मैंने जब से किसी डायरेक्टर से मिलवाया तो उसके 2 दिन बाद ही वो एक उस ड्रामे में मेन हीरोइन थी, एक थी सिंड्रेला। अच्छा, और वो मॉडलिंग करना चाहती थी माया अली? मॉडलिंग तो कर रही थी ना, लेकिन मुझे लगा कि ये गलत जगह बैठी है। She's more into an actress, right? इसको एक्टिंग वाली साइड पे होना चाहिए। सही है। और अगर हम बात करते हैं मिस महविश हयात की? महविश हयात से मेरी उसमें मुलाकात हुई जब वो मॉडलिंग करती थी और दुबली पतली से एक लड़की होती थी। उस वक्त से मैंने देख लिया था वो जो है ना वो ग्रूम्ड है और उसको मौके की मुनासबत से गुफ्तगू भी करनी आती है। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है और बहुत आगे गई वो। मुझे ये बताया, इनको एक लेबल दिया गया था जैसे शायद मिस पाकिस्तान का या टॉप ब्यूटीफुल वुमेन अमंग्स 10, कुछ ऐसा। तो डू यू थिंक शी एक्चुअली डिजर्व्स दैट और फॉल इनटू दैट क्राइटेरिया? मुझे नहीं पता वो किसने दिया था, लेकिन खूबसूरत तो वो है। तो यानी कि आप समझते हैं कि वो सही है? मेरे हिसाब से हर वो औरत जिसको अच्छी एक्टिंग आती है वो खूबसूरत है। आपके हिसाब से हर वो औरत जिसको अच्छी एक्टिंग आती है, इसको ही तो अदा कहते हैं। अदा कहते हैं। ऑल राइट। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? पहली बात तो कि मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं फिट होने पे आता हूँ फिर बहुत सुपर फिट हो जाता हूँ। जैसे मुझे कोई अगर बीमारी लग जाए तो मैं उस कंडीशन में निकलने की पूरी सलाहियत रखता हूँ कि इससे मैंने कैसे निकलना है, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान को इशारे दे रहा होता है कि तुमने ये गलत किया हो, ये गलत खा रहे हो, ये ऐसे करो। तो मैं दवाइयों के बजाय उस ऑर्गेनिक तरीके से उससे निकल जाए। मुझे पिछले दिनों एशियाटिका हुआ था, लोगों को साल लग जाते हैं। मैं जिस महीने मुझे लगा मैंने उस महीने निकल भी आया उससे। मैं 2-3 डॉक्टरों के पास गया, मैंने देखा ये सब बुलशिट है और ये सब ड्रामा कर रहे हैं। फिर मैंने कुछ तहकीक की और मैंने वॉक करना शुरू की। करते करते मेरी बॉडी अलाइन हुई और मेरी पेन वगैरह सब कुछ That's good, माशाल्लाह, very motivative and motivating for everybody। फिर मुझे जॉइंटिस हुआ तो उसमें मैंने फिर दवाइयों के बजाय अपने तरीके से अपना कोई खाने पीने की चीजें शुरू की, तो फिर चीजें जो है ना वो ऊपर नीचे से होते होते ठीक होती हैं। That's great। Before we leave on and get back to you guys until we get to the next episode, I would like you guys to please do not forget to share, like and subscribe our summer podcast as usually। And yes, there's one more thing, that we are coming up again with your favorite guest, so also let me know if you want your favorite guest to be here with us in the next episode. Till then, Bushra Khan's just leaving. Bye bye।